राजकुमार सूर्य, मैं जानता हूँ तुम्हारे बड़े भैया कहाँ हैं। अरे तोते, तुम तो बिल्कुल हम इंसानों की तरह बात कर सकती हो। हाँ राजकुमार, मैं एक बोलने वाला तोता हूँ और इसी जंगल में रहता हूँ। मैंने देखा कि तुम्हारे बड़े भैया उस कुएं के अंदर गए थे, जिसमें से आवाज आती है कि खजाना ले जाओ, खजाना ले जाओ। तो इसका मतलब बड़े भैया उस खजाने वाले कुएं में गए थे, लेकिन वह कुआं तो मायावी कुआं था। साधु महाराज ने कहा था कि वह कुआं एक परीक्षा है। कहीं बड़े भैया कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। मुझे जल्दी जाना होगा। सूर्य भी उस कुएं की तरफ निकल जाता है और कुएं में जाकर देखता है। अरे बड़े भैया, ये क्या हो गया आपको? आप तो पत्थर की मूर्ति बन गए हो। आखिरकार ये कैसे हो गया? इतना कहते ही सूर्य उस मूर्ति को हाथ लगाता है, जिससे विजय फिर से इंसान बन जाता है। एक समय की बात है। विजयगढ़ नाम का एक राज्य था, जहां पर महाराजा विक्रम सिंह और उनकी पत्नी वसुंधरा देवी का राज था। उनके दो बेटे थे, विजय और सूर्य। दोनों राजकुमार बहुत वीर, साहसी और बुद्धिमान थे। दोनों ही एक महात्मा साधु से शिक्षा लेने के लिए उनके आश्रम गए थे। महाराज, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं, क्या बात है? हाँ महारानी वसुंधरा, कुछ दिनों में दोनों राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो जाएगी और फिर दोनों राजकुमार अपने राज्य वापस आ जाएंगे। पर ये तो अच्छी बात है ना महाराज, तो उसमें चिंतित होने वाली क्या बात है? हाँ महारानी, इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है। लेकिन महारानी, मैं इस बात से चिंतित हूँ कि इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा और इसका फैसला मैं कैसे करूँगा। बस महाराज, इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको एक सुझाव देती हूँ। महाराज, हम दोनों राजकुमारों का एक इम्तिहान लेंगे और जो इसमें सफल होगा उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। आप दोनों राजकुमारों की परीक्षा लेकर यह देखिए कि कौन अधिक योग्य है, और जो हमारे दोनों पुत्रों में से निडर और ज्यादा बुद्धिमान होगा वही आने वाला राजा बनेगा। हाँ सही कहा महारानी, हम ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह। आओ राजकुमारों आओ, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अब तुम्हारी दोनों की शिक्षा पूरी हो चुकी है और अब मैं चाहता हूँ कि इस राज्य का तुम में से एक उत्तराधिकारी बने। लेकिन बेटा, मैं इस बात से चिंतित हूँ कि तुम दोनों में से आखिरकार किसको इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए। इसलिए मैं और तुम्हारी माँ ने, हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक चुनौती रखी है, और बेटा, तुम में से जो भी इस चुनौती को पूरा करेगा वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। पिताजी, परीक्षा रखने की जरूरत ही क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप बड़े भैया विजय को ही राजा बना दें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बड़े भैया विजय को ही इस राज्य का नया राजा घोषित कर दीजिए। सूर्य, क्या तुम राजा नहीं बनना चाहते हो? जहाँ मेरी परीक्षा से भयभीत हो गए हो? पिताजी, मेरे मन में परीक्षा का कोई भय नहीं है, लेकिन मैं अपने बड़े भाई को किसी कठिन परिस्थिति में नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता कि राजा बनने के दौड़ में हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना पड़े, जहाँ फिर मुझे अपने भाई को हराना पड़े। मेरे लिए पिताजी, मेरे बड़े भाई का सम्मान सबसे बढ़कर है। इसलिए पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप बड़े भाई को ही राजा घोषित कर दें। नहीं पिताजी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। सूर्य, तुम मुझे कमजोर क्यों समझ रहे हो? तुम्हें पता है ना सूर्य कि हम दोनों ने ही एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की है, तो फिर तुम मुझे कमजोर क्यों मान रहे हो? या फिर ये हो सकता है कि असल में तुम मेरे सामने खड़े होने से डर रहे हो? नहीं नहीं बड़े भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ठीक है भैया, आप चाहते हैं कि मैं इस परीक्षा को पास करूं, तो मैं जरूर इस परीक्षा में भाग लूंगा। पिताजी बताएं, क्या है आपकी परीक्षा? पुत्रों,
तुम दोनों को अपने राज्य की आखिरी सीमा के पास जाना होगा, जहाँ वैतलय नाम का जंगल है। उस जंगल में एक जादुई गुफा है जिसमें एक हीरे का हार है। जो भी उस हीरे के हार को लेकर आएगा वही बनेगा इस राज्य का अगला राजा। तो ठीक है पिताजी, हम कल ही निकलेंगे। महाराज, आपने ये क्या निर्णय ले लिया, यह जानते हुए भी कि वह जंगल समान नहीं है बल्कि जादुई खतरनाक जगह है। वहाँ पल भर में हालात बदल सकते हैं और यदि कोई सावधानी और बुद्धिमानी से काम ना ले तो वहाँ से लौटना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपने अपने दोनों पुत्रों को उस जादुई जंगल में क्यों भेज दिया? मंत्री जी, मुझे अच्छी तरह पता है कि उस जंगल में हर कदम पर चुनौती है और वहाँ की घटनाओं से केवल बुद्धि और धैर्य से निपटा जा सकता है। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि उन्हें वहाँ भेजना मेरे लिए बहुत ही जरूरी था। लेकिन महाराज, ऐसा क्या कारण था कि उन्हें वहाँ जाना अनिवार्य हो गया? मंत्री जी, समय आने पर आपको सब समझ आ जाएगा कि उनका वहाँ जाना क्यों इतना आवश्यक था। अब राजा के दोनों बेटे विजय और सूर्य दोनों जंगल की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इतनी देर से चलते ही जा रहे हैं, बहुत थकान हो रही है। क्यों ना किसी पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लिया जाए सूर्य? हाँ भैया, थकान तो हो रही है, चलो फिर कहीं थोड़ा आराम कर लेते हैं। दोनों भाई एक पेड़ की छांव में बैठकर सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सूर्य जागता है और देखता है कि विजय वहां नहीं है। अरे, बड़े भैया कहाँ चले गए और मुझे बताया भी नहीं। लगता है मैंने बहुत ज़्यादा आराम कर लिया है, अब मुझे जाना चाहिए। लगता है भैया उसी तरफ गए होंगे। पानी, पानी, कोई मुझे पानी दे दो। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कोई तो पानी के लिए पुकार रहा है, मगर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सूर्य को एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ दिखता है। अरे, आप तो प्यासे लग रहे हैं, रुको, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर सूर्य जल्दी से जाकर नदी से पानी लेकर उस बूढ़े व्यक्ति को पिला देता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, वरना मैं तो यहाँ प्यासा ही मर जाता। नहीं नहीं, आप ऐसा ना कहें काका। वैसे आपका घर कहाँ है? चलिए, मैं आपको अपने घोड़े पर बिठाकर आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। इतना कहकर सूर्य वहां से निकल जाता है। पता नहीं भैया किस दिशा में गए होंगे। अब मुझे अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए, शायद आगे कहीं भैया मिल जाएं। दूसरी ओर विजय आगे बढ़ते हुए एक थके हारे व्यक्ति से मिलता है। आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं पास में ही रहता हूँ। यहाँ लकड़ियाँ लेने आया था, पर मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं बचा है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल तोड़ के ला सकते हो? इस जंगल में बहुत फल लगे हुए हैं। तभी विजय अपने मन में सोचने लगा। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर के लिए रुका
तो मेरा छोटा भाई मुझसे पहले पहुंचकर वह हीरे का हार लेकर पिताजी को दे देगा, जिससे वह राजा बन जाएगा और मैं इस परीक्षा से हार जाऊंगा। नहीं 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 नहीं। इतना सोचने के बाद विजय कहता है, मुझे माफ करना, वो क्या है ना, मुझे जरा जल्दी है, मुझे कहीं पहुंचना है जरूरी काम के लिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर विजय वहां से आगे की ओर निकल जाता है। कोई है, मेरी मदद करो। साधु महाराज, आपको क्या हुआ है? बेटा, मेरे पैर पर सांप ने डस लिया है, जहर फैल रहा है और मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। यहाँ पास की नदी के किनारे एक पेड़ है जिसमें जड़ी बूटी लगी हुई है, वो जड़ी बूटी लेकर आ सकती हो क्या? जहर को खत्म कर सकती है वो जड़ी बूटी। विजय फिर से मन में सोचता है, अगर नदी बहुत दूर हुई तो मुझे पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा और सूर्य मुझसे पहले ही हार को लेकर पहुंच जाएगा। अब मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। फिर विजय साधु को कहता है, वो साधु महाराज, मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता कि वो जड़ी बूटी कहाँ है और मुझे एक जरूरी काम के लिए जल्दी पहुंचना है। वहीं दूसरी तरफ सूर्य, अरे, यहाँ कौन है इस घने जंगल में? काका, आप यहाँ इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं पास में ही रहता हूँ, यहाँ लकड़ियाँ चुनने आया था, पर मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं बचा है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल तोड़ कर ला सकते हो? इस जंगल में बहुत फल लगे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, जरूर लेकर आऊंगा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी कुछ फल लेकर आता हूँ। काका, ये लीजिए, आप ये फल खा लीजिए और बताएं मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ। धन्यवाद बेटा, मेरी मदद करने के लिए। जिस काम के लिए तुम आए हो उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। सूर्य अब आगे की यात्रा पर निकल पड़ता है। आगे यात्रा में सूर्य को वही जख्मी साधु दिखाई देते हैं जो विजय को दिखाई दिए थे। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अरे साधु महाराज, आपको क्या हुआ है? बेटा, मेरे पैर पर एक सांप ने काट लिया है, जिससे मेरे पैर में बहुत खून बह रहा है और दर्द भी हो रहा है। इस जंगल में ढेर सारी जड़ी बूटियां लगी हैं जो सांप के जहर को खत्म कर सकती हैं। बेटा, क्या तुम वह जड़ी बूटियां मेरे लिए लेकर आओगे? हाँ हाँ साधु महाराज, मैं जरूर लेकर आऊँगा, मगर क्या आप मुझे जड़ी बूटियों की पहचान बता सकते हैं? बेटा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी है, उसके आसपास एक बहुत पुराना वृक्ष है। बस उस वृक्ष के नीचे तुम्हें बहुत सुनहरे रंग बिरंगी जड़ी बूटियाँ दिखाई देंगी, उसे ही तोड़कर मेरे पास ले आओ। ठीक है साधु महाराज, मैं अभी जाकर वह जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। सूर्य नदी की ओर जाता है। लगता है यही वह नदी है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। इसके पास में एक पुराना सा वृक्ष होगा। हाँ, ये वही है। हाँ, यही रहा वो पुराना वृक्ष और ये रही वो जड़ी बूटी। मुझे जल्दी से इन्हें तोड़कर साधु महाराज की जान बचानी होगी। सूर्य जल्दी से जड़ी बूटी तोड़कर साधु महाराज के पास वापस जाता है और उनके जख्म पर वह जड़ी बूटी लगाता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम सचमुच में एक नेक इंसान लग रहे हो। तुम्हें तुम्हारे काम में जरूर सफलता मिलेगी। आगे सूर्य को एक जादुई कुएं से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। अरे, ये क्या है? इस कुएं से तो रोशनी निकल रही है। ये कैसा कुआं है? मैं एक जादुई कुआं हूँ और मेरे पास सोना, चांदी, हीरे, मोती सब है। मेरे पास अनंत धन है। अगर तुम चाहो
कि ये सब तुम्हारा हो सकता है। आओ मेरे अंदर आओ और ले जाओ जितना धन तुम्हें चाहिए। क्या सच में? मैं जितना चाहूँ तुम्हारा खजाना ले जा सकता हूँ? सोना चांदी हीरे मोती, क्या ये सारा का सारा मेरा हो सकता है? हाँ, ये सब तुम्हारा हो सकता है। लेकिन क्या? मेरे लिए इस समय इस धन से ज्यादा जरूरी मेरे लिए पिताजी की परीक्षा है। इसके लिए मुझे अभी और आगे जाना है। मुझे क्षमा करें, मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप इस धन को उन गरीबों को दे दें जिनको धन की सख्त जरूरत है। इतना कहकर सूर्य आगे की ओर निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक साधु महाराज प्रकट होते हैं। यह वही साधु महाराज थे जिनकी सूर्य ने पहले मदद करी थी। साधु महाराज आप? हाँ राजकुमार सूर्य, ये सब तुम्हारी परीक्षा ही थी जिसमें तुम सफल हो गए। जाओ राजकुमार, तुम अब लक्ष्य के बहुत करीब हो। धन्यवाद साधु महाराज। ये वही गुफा है जिसके बारे में पिताजी ने बताया था और इसके अंदर वह हीरे का हार मिलेगा। गुफा में इधर उधर देखने के बाद सूर्य वह हीरे का हार देख लेता है। हाँ, ये रहा वह हीरे का हार जिसे पिताजी ने लाने के लिए कहा था। उस हीरे के हार को लेकर सूर्य गुफा के बाहर आ जाता है। हीरे का हार तो मुझे मिल गया, लेकिन बड़े भैया मुझे कहीं नहीं मिले। क्या वह यहाँ आए थे या नहीं? अगर यहाँ आए थे तो इस हीरे के हार को क्यों नहीं लेके गए? और अगर यहाँ नहीं आए तो बड़े भैया कहाँ चले गए? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गए बड़े भैया? मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा और बड़े भैया का पता लगाना होगा। सूर्य वहां से निकलने ही वाला था कि तभी उसे एक तोता दिखाई देता है जो बोलता है, राजकुमार सूर्य, मैं जानता हूँ तुम्हारे बड़े भैया कहाँ हैं। अरे तोते, तुम तो बिल्कुल हम इंसानों की तरह बात कर सकते हो। हाँ राजकुमार, मैं एक बोलने वाला तोता हूँ और इसी जंगल में रहता हूँ। मैंने देखा कि तुम्हारे बड़े भैया उस कुएं के अंदर गए थे जिसमें से आवाज आती है कि खजाना ले जाओ, खजाना ले जाओ। तो इसका मतलब बड़े भैया उस खजाने वाले कुएं में गए थे, लेकिन वह कुआं तो मायावी कुआं था। साधु महाराज ने कहा था कि वह कुआं एक परीक्षा है। कहीं बड़े भैया कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? मुझे जल्दी जाना होगा। सूर्य भी उस कुएं की तरफ निकल जाता है और कुएं में जाकर देखता है। अरे बड़े भैया, ये क्या हो गया आपको? आप तो पत्थर की मूर्ति बन गए हो। आखिरकार ये कैसे हो गया? इतना कहते ही सूर्य उस मूर्ति को हाथ लगाता है जिससे विजय फिर से इंसान बन जाता है। अरे भैया, मैं इंसान बन गया, मैं वापस इंसान बन गया। देखो, मैं ठीक हो गया सूर्य, मैं ठीक हो गया। देखो, पर तुम्हारे हाथ लगाने से मैं पत्थर की मूर्ति से इंसान कैसे बन गया? तभी साधु महाराज वहां फिर से प्रकट होते हैं। क्योंकि बेटा, सूर्य एक नेक दिल, दयालु और सच्चा इंसान है जिसके स्पर्श करते ही तुम वापस इंसान बन गए हो। तुम्हें पत्थर की मूर्ति सिर्फ एक सबक देने के लिए बनाया गया था। मुझे माफ कर दो साधु महाराज, आज से मैं भी एक सच्चा और ईमानदार इंसान बन के दिखाऊंगा। मैं किसी से छल नहीं करूंगा और ना ही कभी लालच करूंगा। सूर्य, तुम भी मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे भी छल किया। तुम्हें पेड़ के नीचे सुलाकर मैं खुद वहां से हीरे का हार लेने के लिए निकल पड़ा था ताकि मैं राजा बन सकूं। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि छल करके कोई जीत नहीं सकता। दोनों भाई महल की तरफ लौटते हैं और सूर्य अपने पिता राजा विक्रम सिंह को वह हीरे का हार सौंपता है। बहुत अच्छा काम किया सूर्य। अब समय आ गया है कि इस हीरे के हार को
महारानी वसुंधरा को दे दिया जाए। महारानी वसुंधरा आगे बढ़ती है और जैसे ही सूर्य उन्हें हीरे का हार देता है, तभी अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे तुम तो महारानी वसुंधरा नहीं हो, आखिर तुम हो कौन? मैं वसुंधरा नहीं हूँ, मैं एक नागिन हूँ जो वर्षों से तुम्हारे राज्य को बर्बाद करने की योजना बना रही थी। आज मैं इस राज्य की पूरी संपत्ति हासिल करके बहुत धनवान हो जाऊंगी। अगर तुम असली महारानी नहीं हो तो फिर असली महारानी कहाँ है? तुम्हारी असली महारानी को मैंने कैद कर रखा है। मैं कुछ समय के लिए शांत थी क्योंकि मेरी शक्तियाँ इस नीले रत्न के हार में कैद थी। इस हार को केवल एक सच्चा और ईमानदार इंसान ही ला सकता था। इसलिए मैंने राजा को इस परीक्षा का सुझाव दिया और तुम दोनों राजकुमारों को ये हार लाने के लिए भेजा। ये बात सुनकर दोनों राजकुमार हैरान हो जाते हैं। तभी नागिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने ही वाली होती है कि सूर्य एक चमचमाती मणि निकालता है। ये मणि तुम्हारे पास कहाँ से आई? लाओ, इसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को पूरा नष्ट कर दूंगी। जैसे ही नागिन वो मणि छीनने के लिए सूर्य की तरफ बढ़ती है, तो सूर्य जल्दी से वो मणि जमीन पर पटक देता है। मणि के टूटते ही नागिन धीरे धीरे वहां से गायब हो जाती है। अरे सूर्य पुत्र, ये मणि तुम्हारे पास कहाँ से आई? पिताजी, जब हम जादुई जंगल में थे तब मुझे एक जादुई तोता मिला था। वह तोता साधारण तोता नहीं था, वह तोता इंसानों की तरह बात करता था। इस मणि में उस नागिन की जान बसी थी और उस तोते ने ही मुझे बताया कि इसे तोड़ने से ही उसको खत्म किया जा सकता है। और मुझे जंगल में एक साधु भी मिले थे जिनको एक सांप ने डसा था और उनके लिए मैं जड़ी बूटी लेने के लिए एक तालाब के पास गया और वहीं से मुझे ये मणि मिली थी। सच में पिताजी, वो जंगल मायावी जंगल था। पुत्र, तुमने अपनी बुद्धि और वीरता से न केवल इस राज्य की रक्षा की है बल्कि अपने बड़े भाई और महारानी वसुंधरा को भी बचा लिया है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। पुत्र सूर्य, तुम्हारी वीरता और सही निर्णय लेने की क्षमता ने ये साबित कर दिया है कि तुम ही इस राज्य के आने वाले राजा बनोगे।